हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं झील की राजकुमारी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। राजा रजनीकांत व चोखेलाल ने अपने वस्त्र झील के किनारे उतार झील में डुबकी लगाई और दोनों कुछ ही देर में झील के महल में पहुंच गए। महल में प्रविष्ट होते ही राजा रजनीकांत पलंग पर लेटी सो रही आदित्य सुंदरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। यही है मेरे सपनों की रानी, मेरी सपन सुंदरी। ओह, अब मैं अपनी प्राणेश्वरी के साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। सोती हुई आदित्य सुंदरी आहट पाकर एकाएक ही जागृत हो उठी। ओह, तुम फिर यहाँ आ गए जवान। इस बार यह अपने साथ किसे लाए हो? हमें राजा रजनीकांत कहते हैं सुंदरी, और हम यहाँ से तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। यह सुंदर सजीला नौजवान लगता तो कोई वीर पराक्रमी राजा ही है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और फिर, ओह, तो आप राजा हैं। हमारे झील महल में आने के कैसे तकलीफ की आपने? तकलीफ हमने तो यहाँ तक आने में कोई तकलीफ नहीं की सुंदरी। हाँ, यदि हम यहाँ तक नहीं आ पाते तो शायद तुम्हारे सपन देखते देखते प्राण ही त्याग देते। हमारे महाराज रोज सपने में आपको देखा करते थे रानी जी। इनके दिन का चैन, रात का आराम, दिल का करार, सब कुछ आप ही सुंदर छवि सपनों में देखते देखते छिन गया था। ओह, तो आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए राजन। अवश्य, किंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और इस झील के महल में क्या क्यों रहती हो? मैं एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ राजन। मैं पृथ्वी के एक सुंदर राज्य सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन की इकलौती पुत्री चंद्रिका हूँ। एक बार सूर्यनगर से बाहर मैं अपनी 4 सखियों के साथ शिकार के लिए निकली। मुझे एक सुंदर बत्तख इस झील में तैरती दिखाई दी। दिन भर कोई अच्छा शिकार हाथ ना लगने के कारण मैंने उस बत्तख को ही अपने तीर का निशाना बना लिया। ओह नहीं! बत्तख को पकड़ने के लिए मैं अपने चारों दासियां सहित झील में कूदी। अपने शिकार को लिए बिना मैं वापस अपने महल नहीं लौटना चाहती थी। और फिर झील में जैसे कोई चुंबकीय शक्ति हमें खींचती हुई इस झील के महल में ले आई। ओह वरुण पिता पिता, इस पाषाण हृदय राजकन्या ने अपने मनोरंजन के लिए मेरी जान ले ली। फिर झील के उस राजकुमार ने तड़प तड़प कर मुझसे यह कहते हुए प्राण त्याग दिया, निर्दयी, निष्ठुर, निर्मोही राजकन्या, अब तू इस महल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगी। निरीह लोग पर अत्याचार करने की तेरे लिए यही सजा है। नहीं नहीं, मेरी भूल क्षमा कर दो दयालु झील कुमार। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अब से किसी जीव जंतु पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगी। तभी वहां प्रकट हुए जल देवता वरुण। वह झील का राजकुमार उन्हीं का मानस पुत्र था। वरुण देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा यहाँ कैद नहीं रहोगी। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर पराक्रमी राजा या राजकुमार इस झील में आएगा, तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त मुक्त करा ले जाएगा। किंतु यह ध्यान रखना कि तुमने अपना पति चुनने में यदि कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इसी झील महल में कैद रह जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका से सारी बात जानने के पश्चात राजा रजनीकांत ने तुरंत गंभीरता से कहा, तो फिर अब देर क्या है प्रिय? तुम्हें लेने आ गया है। चलो हमारे साथ। अब हम एक क्षण भी तुम्हें इस झील महल की कैदी नहीं रहने देंगे। नहीं राजन, आज नहीं। आज आपको यहीं हमारा मेहमान बनकर रहना होगा। आप स्नान आदि से विरत होकर भोजनालय पहुँचे। तड़ कहने के साथ ही राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही ताली बजाई, तुरंत ही उसकी चारों प्रिय दासियां वहां उपस्थित हुई। राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें आदेश दिया, महाराज को स्नानागार में ले जाओ। चारों दासियां राजा रजनीकांत को स्नानागार में ले गई तो, अरे अब तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हमें स्नान कौन करवाएगा? यह निश्चय ही कोई राजपुरुष है। चारों दासियां ने राजा रजनीकांत को केवड़ व सुगंधित इत्रों से परिपूर्ण जल से स्नान करवाया। फिर उसे
वस्त्रागार में ले गई। उफ, कैसी कैसी बेहूदी पोशाकें हैं यहाँ तो। सबसे शानदार पोशाक वे वहाँ निकालो हमारे लिए। उस सबसे शानदार पोशाक पहनने के बाद जब राजा रजनीकांत भोजनालय में ले जाया गया तो वह सुंदर सिंहासन पर ही बैठा। और उफ, यह पीतल और चांदी की थालियां किसने रखी है यहाँ, हटाओ इन्हें। छनाक छनाक सोने के थाली में भांति भांति के पकवान मिष्ठान परोसे गए। तब आहिस्ता आहिस्ता राजा रजनीकांत ने भोजन करना शुरू किया। फिर जी भर खाया, बाकी थाली में ही छोड़ दिया। फिर जब उसे आराम के लिए शानदार शयन कक्ष में ले जाया गया। अरे कोई है? जी महाराज। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, चलो हमारे पैर दबा, पंखा झोलो। दो दासियां राजा रजनीकांत के पैर दबाने लगी, दो पंखा झेलने लगी। थोड़ी ही देर में राजा रजनीकांत गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद, क्या देख रही हो राजकुमारी जी, यह पुरुष निश्चय ही किसी राजसी खानदान का कुलदीपक है। अब देर करनी उचित नहीं, तुरंत विवाह के लिए तैयार हो जाओ। हाँ राजकुमारी जी, अब हम लोग को इस झील महल से मुक्ति पाने का समय आ गया है। अगले ही सुबह जब राजा रजनीकांत नींद से जागा तो झील महल में राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत के विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गंधर्व रीति से बिना किसी धूमधाम के एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह संपन्न होने के साथ ही जैसे चमत्कार हुआ, झील का महल जैसे अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका, चोखेलाल व चारों दासियां जैसे ही महल से बाहर निकली, झील महल तुरंत ही आश्चर्यजनक रूप से फिर से झील में समा गया। रानी चंद्रिका को साथ ले राजा रजनीकांत सूर्यनगर में राजा सूर्यसेन के पास भी गया। राजा सूर्यसेन अपनी खोई हुई पुत्री व उसकी दासियां को फिर से अपने सामने आती जीती जागती अवस्था में देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी व दामाद का हार्दिक स्वागत किया। ओह मेरी बेटी, मैं कितना प्रसन्न हूँ, आज अपनी खुशी बयान भी नहीं कर सकता। जवाई राजा, मैं सूर्यनगर के राजघराने की यह प्राचीन संजीवनी पुस्तक, अपना सारा राज्य भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ दिन भगवान के भजन के लिए भी मोहलत मिलनी चाहिए। राजा रजनीकांत जब दो राज्य का राजा हो गया था, अपने दोनों राज्यों रजतगढ़ और सूर्यनगर में राज्य करते हुए रानी चंद्रिका के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। रानी चंद्रिका रोज राजा रजनीकांत को अपने सामने बैठाकर भोजन कराती। यह ठीक नहीं लगता प्रिय, इतने सारे दासियां हैं हमारे यहाँ, फिर भी तुम स्वयं ही अपने हाथों से भोजन तैयार करके हमें खिलाती हो। क्यों हमारे हाथ का बनाया भोजन आपको ठीक नहीं लगता? ऐसी बात नहीं, भोजन तो इतना स्वादिष्ट होता है कि दिल चाहता है उंगलियां भी चाट जाएं हम। राजा रजनीकांत का सुख वैभव देख चोखेलाल मन ही मन कुड़ने और पछताने लगा। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। यह राजपाट और खूबसूरत सुंदरी जी अब राजा रजनीकांत की रानी है, यह सब कुछ मेरा हो सकता था। मेरी भी मति भ्रष्ट हो गई थी। व्यर्थ ही राजा रजनीकांत का भला किया, जबकि राजा ने मेरा सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया था। झील महल के बारे में मैं राजा रजनीकांत को खबर ना करता और जबरदस्ती रानी चंद्रिका से विवाह कर लेता तो क्या बिगड़ सकता था मेरा कोई? तब सूर्यनगर का राजा तो हर हाल में मुझे मिल ही जाता। एक दिन राजा रजनीकांत के दिल में शिकार खेलने का विचार आया। बहुत दिनों से हम जंगल में शिकार खेलने नहीं गए प्रिय, क्यों ना आज शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बना लिया जाए। अवश्य, मैं भी महल में रहते रहते उब सी गई हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, किंतु किसी निराह पशु पक्षी का शिकार हम नहीं करेंगे। मंजूर, हम सिर्फ सिंह जीव जंतुओं का ही शिकार करेंगे। और हाँ, शिकार पर अपने साथ विश्वसनीय साथी
चोखेलाल को भी ले जाएंगे। तुम्हें इस पर कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति होनी है, बल्कि मैं तो आभारी हूँ चोखेलाल की, उसी के कारण आप मुझे पति के रूप में मिल सके हैं। अगले दिन शिकार का कार्यक्रम बना। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका एवं चोखेलाल शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे विचार से तो कुछ सैनिकों को भी हम अपने साथ ले लेते तो अधिक उत्तम होता। डरती हो महारानी? तीर कमान भले तलवार के होते हुए कोई भी सिंह जंतु हमारे निकट भी नहीं सटक सकता। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी जब उन्हें कोई शिकार हासिल ना हुआ तो राजा रजनीकांत भोजन करने के लिए बैठे। चोखेलाल भी उनसे कुछ दूर भोजन करने के लिए बैठ गया। रानी ने हमेशा की तरह पहले अपने पति को प्रेम पूर्वक भोजन करवाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठी ही थी कि उफ, किसी किसी बाज के मुंह से छूटकर एक तोता ठीक उसके भोजन के सामने ही आ गिरा और मर गया। क्या हुआ महारानी? महाराज, सामने अचानक ही यह मुर्दा आ पड़ा है। ऐसे में मैं भोजन करूं तो कैसे, और सामने परोसी थाली छोड़कर उठ जाऊं तो अन्न का अपमान होगा। बस इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं महारानी? तुम्हारे पिता ने हमें एक पुस्तक दी थी जिसमें संजीवनी विद्या द्वारा परकाय में प्रवेश करने की विधि व मंत्रादि लिखे हैं। अभी तक मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं है। मैं महल से वह पुस्तक लाता हूँ। पूरा मंत्र याद करके किसी भी गुप्त अवस्था में अपने शरीर छोड़ आत्मा को इस तोते में ले जाऊंगा और उड़ जाऊंगा। तब तुम भोजन कर लेना और मैं तोते के रूप में उड़कर अपने शरीर के पास पहुंच जाऊंगा, पुनः अपना शरीर धारण कर लूंगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप इस भयानक बियवान जंगल में मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे? और यह तो मैंने सोचा ही ना था। तुम्हें इस प्रकार जंगल में छोड़ना भी उचित नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं वह पुस्तक चोखेलाल को भेजकर उसे ही मंगवा लेता हूँ। राजा रजनीकांत ने चोखेलाल को बुलाया और उसे कहा, सुनो चोखेलाल, यह लो हमारा विशेष पत्र और सीधे राजमहल पहुँचो। हमारे महल में पहुँचना। महल में हमारे शयन कक्ष में बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे एक किताब रखी है। आंधी की तरह जाओ, तूफान की तरह वह किताब लेकर हमारे पास आओ और देखो। किताब खोलकर ना देखना, उसे पढ़ना मत। जैसे कि आदेश था, चोखेलाल आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ राजमहल पहुंचा। महल में पहुंच राजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बिस्तर पर तकिए के नीचे से पुस्तक निकाली, किंतु किताब खोलकर देखे और उसे पढ़ने का लोभ वह संवरण न कर सका। उस अद्भुत किताब को लेकर जब वह जंगल में फिर से उस अद्भुत किताब को लेकर जब तक वह जंगल में फिर से राजा रजनीकांत के निकट पहुंचा, तब तक वह उस किताब का एक एक शब्द पढ़ चुका था। परकाय प्रवेश की विधि का मंत्र भी उसे पूरी तरह याद हो चुका था। शाबाश चोखेलाल, ले आए तुम किताब? चोखेलाल से लेकर राजा रजनीकांत ने परकाय प्रवेश का मंत्र याद किया और फिर एक पथरीली चट्टान के पीछे जाकर उसने अपनी आत्मा शरीर से अलग की और अपनी पत्नी महारानी चंद्रिका के सामने पड़े मृत तोते के शरीर में प्रवेश किया। महारानी के सामने पड़ा मृत तोता तुरंत ही जीवित हो उठा और पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। उधर संजीवनी पुस्तक पढ़कर परकाय प्रवेश का मंत्र जान चुके चोखेलाल के दिल में कपट भरी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी। उसने अपने शरीर से आत्मा को अलग किया और राजा रजनीकांत के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराया और फिर राजा रजनीकांत का शरीर धारण कर वह अपने शरीर को निकट पहुंच राजा की तलवार से उसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हा हा हा, अब मैं चोखेलाल की ही राजा रजनीकांत बनकर राजतगढ़ में राज्य करूंगा। उधर रानी चंद्रिका के भोजन करने के बाद तोते के
शरीर में उड़ता राजा रजनीकांत अपने शरीर के निकट पहुंचा तो अपने शरीर को जीवित अवस्था में देख तथा चोखे लाल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए देख सब कुछ समझ गया। उड़ता हुआ तोता तुरंत अपनी रानी के पास आया और अपनी असली आवाज में बोला, तुम मेरी रानी बड़ी सयानी, मेरे साथ चल चल गया चाल मेरा नौकर चोखे लाल। तोते बने राजा रजनीकांत ने जल्दी जल्दी सारी बात रानी को बता दी। तो रानी बोली, बेफिक्र रहिए महाराज, चोखे लाल की राजा बने रहने की दाल में हरगिज ना गलने दूंगी। अब आप जल्दी से उड़ जाइए, यह दुष्ट चोखेलाल यहाँ आ गया तो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दूसरी ओर एक अजब ही संयोग रहा। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चोखेलाल पलटा ही था कि अरे तोता, यह रहा हमारा राजा, कर दूं इसका भी काम तमाम, फिर तो बस मैं रह जाऊंगा, राजा बनकर ऐश करूंगा मैं खचा। राजा रजनीकांत के धोखे में चोखेलाल ने वहां पत्थर पर बैठे एक जंगली तोते की गर्दन अपनी तलवार की धार से अलग कर दी। फिर खुशी में ऐंठता हुआ चोखेलाल शीघ्रता पूर्वक रानी चंद्रिका के सामने पहुंचा। भोजन कर लिया महारानी जी? हाँ, अब आप चोखेलाल को बुला लो, हम लोग वापस राजमहल चलते हैं। आज तो शिकार का मजा आया नहीं, किसी और दिन यह मजा लेने फिर से जंगल में आएंगे। हमें दुख है महारानी जी, हमारा परम प्रिय मित्र शुभचिंतक चोखेलाल एक शेर का शिकार बन गया। शेर उसे उठाकर जाने कहाँ ले गया। हाय री विडंबना, हम आए तो थे शिकार खेलने और अपने साथी को ही शिकार में खोकर जा रहे हैं। ओह, यह तो सच मुझ बहुत बुरा हुआ, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है महाराज। आप तो राजमहल वापस लौट चलना ही उचित होगा। धूर्त कपटी छली, तू चाहे जितना भी बकवास कर ले, किंतु असली बात तो मैं पहले से ही जान गई हूँ। वक्त आने दे, तुझे धोखेबाजी का अच्छा मजा चखाऊंगी। राजा रजनीकांत अपने चोखेलाल के साथ रानी चंद्रिका राजमहल पहुंची। इस धूर्त चोखेलाल को सबक सिखाने के लिए धूर्तता से भी काम लेना पड़ेगा। राजा बनते ही चोखेलाल के तो गठ आ गए। ऐश और मजे से उसने कई दिन व्यतीत किए। हे। सब लोग मुझे चोखेलाल नहीं, राजा रजनीकांत ही समझते हैं, मगर मैं महारानी चंद्रिका को तो भूल ही गया। अरे, अब मैं ही उसका पति हूँ। आज रात महारानी जी का सौंदर्य भी भली भांति देख ही लिया जाए। जब तक मैं चोखेलाल था तब तक तो और बात थी, उनकी ओर देखते हुए भी डर लगता था, मगर अब चोखेलाल की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ गई और राजा रजनीकांत के रूप में चोखेलाल जैसे ही महारानी के कक्ष में पहुंचा, आखिर आपको आ गई हमारी याद। किंतु यह भी याद है कि जब तक आप 1000 तोते हमारे लिए नहीं मंगवाएंगे तब तक और आप दूर ही दूर रहेंगे। 1000 तोते? मगर इतने तोते का आप क्या करेंगी महारानी जी? भूल गए आप आपने हमें वचन दिया था कि इस भविष्य में आप हमेशा कुछ नहीं पूछेंगे, चाहे हम तोते के खून से स्नान करें या उन्हें अपने बगीचे में पालें। हमें तोते का क्या करना है, यह बात हम बाद में आपको बताएंगे। रानी चंद्रिका की बात सुन चोखेलाल उलझन में पड़ गया। महाराज ने महारानी को ऐसा कोई वचन दिया है, अच्छा हुआ जो यह बात मुझे ज्ञात हो गई, वरना महारानी जी को मुझ पर शक भी हो सकता था। किस सोच में पड़ गए महाराज? ओह, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे लिए 1000 तोते का शीघ्रता से शीघ्र प्रबंध करना है। अगले दिन राज्य भर में मुनादी करा दी गई। सुनिए साहेबान मेहरबान, राज्य भर के समस्त बहेलियों के लिए एक खुशखबरी। जो भी बहेलिया जितने अधिक तोते पकड़कर महाराज के दरबार में लाएगा, वह उतना ही स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में पाएगा। फिर क्या था, राज्य भर के बहेलियन में
तोते पकड़ने की जैसे होड़ सी लग गई। रोज ही बहेलिया जाल बिछाते, तोते पकड़कर लाते और जितने तोते लाते उतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा से पुरस्कार रूप में ले जाते। तोते को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया गया। रानी चंद्रिका पिंजरे के पास पहुंची, किंतु उनमें राजा तोता ना था। रानी उदास हो गई। हाय रे, तुम में कोई भी तोता ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार भरी बातें भी कर सके। राजा तोता तोता था बुद्धिमान, वह भला बहेलियों के जाल में कहाँ फंसने वाला था। किंतु एक रात वह राजमहल में महारानी के शयन कक्ष की खिड़की पर पहुंचा। अरे तोता! तोता नहीं महारानी, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति राजा रजनीकांत। आखिर तुम राज्य भर के सारे तोतों की दुश्मन क्यों बन गई हो? यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तोते की दुश्मन नहीं बनी हूँ महाराज। आपको आपके शरीर में पुनर्प्रवेश दिलाने के लिए उपयुक्त युक्ति सूझ गई है। इधर आइए, यहाँ देखिए। रानी चंद्रिका तोते के रूप में उड़ते राजा रजनीकांत को अपने साथ एक विशिष्ट कक्ष में ले गई। उस विशिष्ट कक्ष में बर्फ की सिल्ली पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। पिछले दिनों मेरी प्यारी पालतू बिल्ली मर गई थी महाराज। बस तभी से एक उपाय मेरे दिमाग में आ गया। आप परकाय प्रवेश की अपनी विद्या का प्रयोग कर अपनी आत्मा बिल्ली के शरीर में ले जाएं। फिर दुष्ट चोखेलाल को धोखे की सजा देने में हम देर नहीं लगाएंगे। राजा रजनीकांत ने परकाय में प्रवेश करने की विद्या का प्रयोग कर शीघ्रता ही तोते का शरीर त्याग दिया और बिल्ली के शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट किया। बिल्ली जीवित होते ही बर्फ की सिल्ली पर से उछल रानी चंद्रिका के निकट आ गई। फिर रानी चंद्रिका ने धीमे धीमे स्वर में बिल्ली बने राजा रजनीकांत को अपनी योजना समझाई। रानी चंद्रिका का रात्रि का भोजन दासियों ने उनके कक्ष में लगा कर दिया तो बिल्ली बने राजा रजनीकांत ने तोते की मृत देह रानी के सामने लाकर डाल दी। उफ, अब मैं कैसे भोजन करूं? मुर्दा सामने ला पटका निगोड़ी बिल्ली ने। रानी के आदेश पर दासियां राजा के पास पहुंची। महाराज, महारानी जी आपको याद कर रही है। जब तक आप उनके सम्मुख नहीं पहुंचेंगे वे भोजन नहीं करेंगी। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा तो उफ, आप आ गए महाराज। आज फिर वही दुविधाजनक जंगल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुर्दा सामने पड़ा है, मैं भोजन करूं तो कैसे करूं? बस इतनी सी बात, मैं इस कक्ष से बाहर जाता हूं और आप भी अभी देह त्याग कर आता हूं। फिर तोते के मुर्दे में अपनी आत्मा को प्रवेश करा यहाँ से उड़ जाऊंगा। तुम भोजन कर लेना, मैं अपने शरीर के निकट पहुंचकर फिर से अपनी काया में प्रवेश कर जाऊंगा। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष से बाहर गया और राजा रजनीकांत का देह त्याग अपनी आत्मा को उसने तोते के मृत देह में डाल दिया। चोखेलाल की आत्मा ने जैसे ही तोते के शरीर में प्रवेश किया, रानी चंद्रिका ने झपटकर तोते को दबोच लिया और उसकी गर्दन में डाल दिया काला धागा। अच्छा, यह मंत्र सिद्ध काला धागा है चोखेलाल। अब तुम्हारी आत्मा कभी भी इस तोते के शरीर से बाहर नहीं आ सकेगी। अब तुम हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद हो जाओ। ठीक उसी समय राजा रजनीकांत ने बिल्ली की देह त्याग अपने शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कराया और जीवित होकर उठ बैठा। इसे हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद रहने दो। चोखेलाल को अपने लोभ का दुष्टता का अच्छा सबक मिल गया। एक सबक रानी चंद्रिका को भी मिला। चोखेलाल के धोखे से मुझे हमेशा के लिए सीख मिल गई है महाराज। अब मैं कभी छोटी मोटी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करूंगी। पशु पक्षी तो क्या, इंसान भी रोज मरते ही रहते हैं, किंतु प्राकृतिक का कार्य तो नियम पूर्वक चलता ही रहता है ना। हाय, अब मुझे हमेशा इस पिंजरे में ही
रहना होगा। काश मैंने राजा बनने का लालच ना किया होता। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।